वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ उस सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः प्रसारित होता है और समांगी मिश्रण बनाता है, उसको हम विसरण कहते हैं। इसमें किसी प्रकार की अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती। जैसे उदाहरण के तौर पर हम पानी के भरे बीकर के अंदर, जल से भरे बीकर के अंदर या गिलास के अंदर ये होता है, और उसमें हमने जल ले लिया, जल ले रखा है। अब इस जल के अंदर हम मान लो चीनी डाल दी, नमक डाल दिया, या फिर कॉपर सल्फेट डाल दिया, या फिर KMnO4 डाल दिया। ऐसा कोई भी सब्सटेंस डाल सकते हैं, K2CR2 डाल देते हैं। तो ये कुछ समय बाद जैसे हमने पोटेशियम क्रोमेट डाला तो इसका रंग पीला हो जाएगा, इससे पीला रंग बनता है, इससे बैंगनी रंग बनेगा, इन दोनों से रंगहीन विलयन बनेगा। कुछ समय बाद ये प्रक्रिया क्या होगी कि इसमें पदार्थ, जैसे हमने यहाँ KMnO4 का क्रिस्टल डाला है, ये KMnO4 का क्रिस्टल है, तो 10 मिनट बाद ये क्या है, इस सारे में घुल जाएगा, विलय हो जाएगा। तो अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ इसकी कण अपने आप प्रसारित होंगे। इस क्रिया को विसरण कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं हम? विसरण कहते हैं। ऐसी स्थिति में इसमें क्या होगा कि इसमें किसी प्रकार की अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन इसमें विलय और विलायक दोनों के कण गतिशील होते हैं। इस प्रक्रिया को हम रोक नहीं सकते, किसी प्रकार से रोक नहीं सकते। अब दूसरा है अर्धपारगम्य झिल्ली कि अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है। अर्धपारगम्य झिल्ली का तात्पर्य क्या है? ऐसी प्राकृतिक और कृत्रिम झिल्ली जिसमें से केवल विलायक के अणु का आवागमन होता है, विलय के अणु का आवागमन नहीं होता, उसको हम अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। शॉर्ट में हम SPM लिखेंगे। शॉर्ट में क्या लिखेंगे? SPM। वह प्राकृतिक और कृत्रिम झिल्ली जिसमें से केवल विलय के अणु का ही आवागमन संभव है, विलय के अणु का ही आवागमन संभव है, अन्य किसी विलय के अणु का आवागमन संभव नहीं है, उसी को हम क्या कहते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। अब अर्धपारगम्य झिल्ली जो बनती है वो प्राकृतिक कैसे? जैसे हमारे पास जंतु होते हैं और पादप होते हैं, इन पर कोशिकाएं होती, कोशिकाओं से निर्मित होते हैं, तो उस कोशिका पर जो झिल्ली होती है वो प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली है। ऐसे ही ये तो जंतु और पादप की कोशिका की झिल्ली हो गई। जो बीज होते हैं हमारे पास, जो बीज हम यूज करते हैं किसी भी अनाज के, इस बीजों पर बीजावरण होता है। इसके अलावा किशमिश होती है, ऐसे कोई बहुत सारे अब लेंगे। इन सब पर क्या होता है? आवरण होता है, बीज पर आवरण होता है। तो इस प्रक्रिया में क्या है, उसको हम बीजावरण कह सकते हैं। ऐसे ही सेलोफेन होता है। सेलोफेन एक सुअर होता है, सुअर या जंतु जो होते हैं उसमें तिली, जिसको हम गाल ब्लेडर कहते हैं, गाल ब्लेडर ये कहते हैं, तो तिली या गाल ब्लेडर कहते हैं। ये क्या है? प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। अब हमें कृत्रिम झिल्ली बनानी होती है तो हम कॉपर सल्फेट, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, साथ में जिलेटिन, इनका प्रयोग करते हैं। तो इनसे हम कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली बनाते हैं। ऐसे ही पादपों में सेलुलोज पाया जाता है, तो सेलुलोज का नाइट्रीकरण करने से नाइट्रोसेलुलोज बनता है, और सेलुलोज एसीटेट होता है, एसीटेट ये होता है। ये भी क्या है? अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा कार्य करते हैं। ये भी क्या करते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा कार्य करते हैं, इसलिए इसको हम क्या है? अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। ये इसका परिभाषा है। अब इसमें केवल विलय के अणुओं का ही आवागमन संभव है, विलय के अणुओं का आवागमन संभव नहीं है।
तो विसरण क्या हो गया? विसरण वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर सतह प्रसारित होता है, समांगी विसरण बनाता है। इसमें किसी प्रकार की अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती, अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती। इसमें विलय विलायक के अणु आपस में गतिशील रहते हैं और इस प्रकार की प्रक्रिया को हम रोक नहीं सकते, मतलब ये स्वतः प्रक्रिया होती रहती है। फिर आता है अर्धपारगम्य झिल्ली, वह प्राकृतिक को कृत्रिम झिल्ली जिसमें से केवल विलायक के अणु का ही आवागमन संभव होता है, उसको हम प्राकृतिक या अर्ध संश्लेषित या कृत्रिम क्या बोलते हैं, उसको अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली बोलते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली कहेंगे। तो यह अर्धपारगम्य झिल्ली जैसे पादप और जंतुओं की कोशिकाएं होती है, पादप और जंतु की कोशिकाएं होती है, तो उन कोशिकाओं, पादप और जंतु कोशिकाएं होती है, उनकी जो कोशिका झिल्ली है उससे बना सकते हैं। अब क्या होता है, प्राशन क्या है? प्राशन क्या होता है? तो प्राशन का जो प्रक्रिया है इसमें हमें क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। प्राशन की प्रक्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। जैसे पहला डायग्राम है, इसमें हम उल्टी थिसल कीप लगाते हैं, ये एस्ट्रिम लगी हुई है, ये हम जल लेते हैं, ये जल लेते हैं, इसके अंदर हमारे पास ये शर्करा विलयन है, चीनी का विलयन, ये विलयन चीनी का, ये जल विलायक हो गया, ये तरीका है। दूसरा क्या है, हम दो अलग अलग सांद्रता के विलयन लेते हैं, ये अर्धपारगम्य झिल्ली एसपीएम, एक प्रकार से पिस्टन लगा हुआ है, ये पिस्टन है, इधर ये लगा हुआ है, ये उच्च सांद्रता विलयन है, ये निम्न सांद्रता विलयन है, ये होता है। उच्च सांद्रता का मतलब विलय अधिक है, विलायक कम है। निम्न सांद्रता का मतलब विलय कम, विलायक अधिक होता है, विलय कम विलायक अधिक होता है। अब हम इस प्रक्रिया की परिभाषा पढ़ते हैं, प्रक्रिया की परिभाषा पढ़ते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विलयन की ओर गमन करते हैं, विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा शुद्ध विलायक से विलयन की ओर गति करते हैं, तो उसको हम प्राशन कहते हैं। पहली परिभाषा है कि वह प्रक्रिया जिसमें शुद्ध विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा शुद्ध विलायक से विलयन की ओर गति करते हैं, उसको प्राशन कहते हैं, उसको हम प्राशन कहते हैं। दूसरी परिभाषा है, जब दो भिन्न भिन्न सांद्रता के विलयन को हम अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक करते हैं, दो भिन्न भिन्न सांद्रता के विलयन को हम अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक करते हैं, तो विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा निम्न सांद्रता विलयन से उस सांद्रता विलयन की ओर गति करते हैं, उस सांद्रता विलयन की ओर गति करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्राशन कहते हैं। तो प्राशन के बहुत सारे उदाहरण होते हैं, जैसे अनाज के दाने होते हैं, चना, मूंग, मोठ, किशमिश, यदि हम उसको पानी के अंदर डालते हैं वो सारी फूल जाती है। अब जैसे हम अचार बनाते हैं कच्चे आम का, कैरी का अचार बनाते हैं, तो उसको कैरी का अचार बनाने से पहले हम उसको नमक के सांद्र विलयन के अंदर भिगोते हैं,
तो उसमें क्या होगा, बहिःप्रासरण होगा। बहिःप्रासरण का मतलब क्या है, पानी बाहर आएगा, कच्चे आम से पानी बाहर आएगा। तो ऐसी स्थिति में उसमें क्या हो जाएगा, संकुचन आ जाएगा। तो कच्चे आम अर्थात कैरी क्या हो जाती है, संकुचित हो जाती है। जैसे बाजार के अंदर सब्जी वाले सुबह से सब्जी लेकर बैठते हैं, दोपहर बाद वो मुरझा जाती है, तो उस पर पानी डालते हैं। पानी डालने से वो थोड़ी ताजा नजर आती है। इसका अर्थ क्या है कि पड़ी हुई सब्जी में पानी जो है प्राशन के कारण बाहर निकल जाता है, इसलिए वो मुरझा जाती है। इसलिए उसमें पानी छिड़कने से, पानी डालने से उसमें क्या वापस अवशोषण होता है पानी का, जिसकी वजह से उसमें ताजगीपन आता है, ताजापन आ जाता है। तो इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण होते हैं जो हमारे प्राशन की क्रिया को प्रदर्शित करते हैं। जैसे हमारे शरीर के अंदर लाल रुधिर कणिकाएं होती है, लाल रुधिर कोशिकाएं, आरबीसी सेल्स होती है, और हमारे शरीर में एनएसएल का विलयन भी होता है। तो उस कोशिकाओं में और एनएसएल विलयन के मध्य प्राशन की प्रक्रिया होती है। तो हम जो कई बार इंजेक्शन लगाए जाते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें लगाई जाती हैं बॉडी के अंदर, तो वो सब प्राशन के कारण उस प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं, प्राशन का प्रयोग करते हैं। तो प्राशन क्या है, वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा शुद्ध विलायक से विलयन की ओर गमन करते हैं, उसको प्राशन कहते हैं। दूसरी परिभाषा, जब दो भिन्न सांद्रता के विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक करते हैं, तो विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा निम्न सांद्रता विलयन से उस सांद्रता विलयन की ओर गमन करते हैं। इस क्रिया को प्राशन कहते हैं। अब निम्न सांद्रता से उस सांद्रता विलयन की ओर गमन क्यों करते हैं, क्योंकि यहां पर विलय की मात्रा कम होती है, विलायक अधिक होती है। जबकि वास्तव में दोनों प्रक्रिया में विलायक विषण के दौरान भी तो विलायक के अणु ही गति करते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा। तो विषण और प्राशन में दोनों में अंतर करते हैं। तो विषण के अंदर अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती, जबकि प्राशन में अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। दूसरा, विषण के अंदर पदार्थ उस सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ प्रसारित होता है, जबकि इसमें निम्न सांद्रता से उस सांद्रता की ओर विलायक के अणु गमन करते हैं। उसमें क्या है, विलय और विलायक के दोनों के अणु गतिशील रहते हैं, जबकि इसमें केवल विलायक के अणु ही गति करेंगे। विषण लगातार चलता रहेगा, जिसको हम रोक नहीं सकते। लेकिन यहां पर हम प्राशन दाब को परिवर्तित करके इस प्रक्रिया को रोका जा सकता है या उसको स्थिर किया जा सकता है, साम्य अवस्था में लाया जा सकता है। तो कहने का अर्थ है, प्राशन की क्रिया को हम दाब में परिवर्तन करने के बाद, उसको परिवर्तित करने के बाद उसको स्थिर कर सकते हैं या उसको विपरीत कर सकते हैं, जिसको प्रतिलोम प्राशन कहते हैं। जो हम शुद्ध जल पीते हैं, वो शुद्ध जल पीते हैं, वह आरोप जो लगा होता है आजकल, तो उसका मूल कारण यही होता है। अब क्या आता है, प्राशन दाब क्या होता है, प्राशन दाब क्या है? तो प्राशन दाब का अर्थ ये कि प्राशन दाब पाई इक्वल टू SdG, ये इसका पहला सूत्र है। H क्या है, इस विलयन की ऊंचाई हो गई, D क्या हो गया, इसका डेंसिटी घनत्व हो गया, ये घनत्व हो गया, G गुरुत्वेग त्वरण होता है। तो प्राशन दाब की परिभाषा क्या होगी, किसी विलयन का वह द्रवस्थितिक दाब, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, द्रवस्थितिक दाब जहां पर प्राशन की क्रिया स्थिर हो जाती है या साम्य अवस्था में आ जाती है। द्रवस्थितिक दाब जहां पर प्राशन की क्रिया क्या होती है, स्थिर हो जाती है या साम्य अवस्था में आ जाती है, तब उसको हम प्राशन दाब कहते हैं। दूसरा, किसी विलयन पर लगाया गया वह अतिरिक्त दाब, किसी विलयन पर लगाया गया वह अतिरिक्त दाब जिसकी वजह से प्राशन की क्रिया स्थिर होती है और विलयन में साम्य अवस्था उत्पन्न होती है, उसको प्राशन दाब कहते हैं। वह लगाया गया अतिरिक्त बल या अतिरिक्त दाब, किसी विलयन पर लगाया गया अतिरिक्त दाब जिस पर प्राशन की क्रिया स्थिर हो जाती है, अर्थात विलयन में विलय और विलायक की जो अणु है वो साम्य अवस्था में आ जाते हैं या प्राशन की प्रक्रिया साम्य अवस्था में आ जाती है, उसको हम प्राशन दाब कहते हैं। तो जैसे प्राशन की दो परिभाषा है, वैसे ही प्राशन दाब की दो परिभाषा है। किसी भी विलयन का वह द्रवस्थितिक दाब जहां पर प्राशन की क्रिया स्थिर होती है अर्थात साम्य अवस्था में आ जाती है, तब उसको प्राशन दाब कहते हैं। दूसरा, जब दो अलग अलग सांद्रता के विलयन पर में लगाया गया वह अतिरिक्त दाब जिससे प्राशन की क्रिया स्थिर हो जाती है या फिर विलायक और विलयन के अणु आपस में साम्य अवस्था पर आ जाते हैं, उसको हम प्राशन दाब कहते हैं। अब क्या है, जो प्राशन दाब हम पढ़ रहे हैं इसके लिए हमें समीकरण निकालना है।
प्राशन दाब के लिए समीकरण निकालना है। तो कैसे निकालना है वो तो गैसों के नियम पढ़ रखे थे हमने, गैसों के नियम पढ़े थे। तो प्राशन दाब के लिए जो समीकरण है वो थी वन टाफ समीकरण। जैसे गैसों के लिए समीकरण था पीवी इजकल टू एनआरटी, ये था गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण। ऐसे ही हम इस समीकरण को प्रतिस्थापित करेंगे। कैसे? वन टाफ ने विलियन के लिए चार्ल्स, हमने गैसों के नियम पढ़े थे, बायल नियम, चार्ल्स नियम, गैलुसेक नियम और एवोगैड्रो नियम, ये 4 नियम पढ़े थे। बायल के अनुसार किसी गैस का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है या उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। बायल के अनुसार किसी गैस का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती और उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। चार्ल्स के अनुसार किसी भी गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। गैलुसेक के अनुसार किसी गैस का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। एवोगैड्रो के अनुसार समान ताप और दाब की भिन्न भिन्न परिस्थितियों में गैसों के समान आयतन गैस के अणुओं की या मोलों की संख्या के समानुपाती होते हैं, गैसों के मोलों की संख्या के समानुपाती होते हैं। ये गैसों के नियम थे। तो इस गैसों के इस नियम को हम प्रदर्शित करते हैं तो क्या आ जाता है? एनटी अपॉन वी आ जाता है। तो पीवी समानुपाती एनटी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ये गैस समीकरण था। तो गैसों के नियम में हमने पढ़ा बॉयल, चार्ल्स, गैलुसेक और एवोगैड्रो। तो वन टाफ ने इन्हीं नियमों को इस पर लागू किया। कैसे? फर्स्ट वन टाफ बॉयल नियम, दूसरा सेकंड वन टाफ चार्ल्स नियम, तीसरा वन टाफ गैलुसेक नियम, चौथा एवोगैड्रो नियम। जो गैसों के नियम 4 थे उसी को वन टाफ ने विलियन पर लागू कर दिया। तो यहां उसके अनुसार, बायल के अनुसार किसी गैस का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहां पर किसी गैस विलियन का दाब, जिसको पाई से प्रदर्शित कर रहे, विलियन का दाब उसके आयतन की व्युत्क्रमानुपाती और उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। चार्ल्स के अनुसार, वन टाफ चार्ल्स के अनुसार किसी गैस विलियन का दाब उसकी परम ताप के समानुपाती होता है। किसी विलियन का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है और आयतन में, विलियन के आयतन में अणुओं की संख्या के या मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। तो गैस के नियम थे वही 4 नियम यहां पर लागू करते हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें हम ये है इन चारों को मिलाते हैं एनटी अपॉन वी। तो पाई वी समानुपाती एनटी, तो पाई वी इज इक्वल टू एस एनटी। एस क्या है? वन टाफ स्थिरांक है, वन टाफ स्थिरांक। अब क्या है? जो आर गैस नियतांक है और एस है, इसका प्रायोगिक और सैद्धांतिक मान समान होता है। इसका प्रायोगिक और सैद्धांतिक मान क्या है? समान होता है। इसलिए समान होता है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं? पाई वी इज इक्वल टू एनआरटी। ये वन टाफ समीकरण है। पाई वी इज इक्वल टू एनआरटी, ये प्राशन दाब के लिए वन टाफ समीकरण। पाई क्या है? प्राशन दाब, वी विलियन का आयतन, एन क्या है? मोलों की संख्या, आर क्या है? गैस नियतांक और टी क्या है? टेम्परेचर, परम ताप। तो इसको हम वन टाफ समीकरण कहते हैं। तो जब भी हमें प्राशन दाब के लिए वन टाफ समीकरण प्राप्त करना होगा तो गैसों के चारों नियम को हम विलियन पर लागू करेंगे। वन टाफ बॉयल नियम, इसके अनुसार किसी विलियन का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है और सांद्रता के समानुपाती होता है। वन टाफ चार्ल्स के अनुसार किसी विलियन का दाब
क्या है, उसके परम ताप के समानुपाती होता है। ऐसे ही वाल्ट ऑफ गैलुसई के अनुसार किसी विलयन का आयतन उसके परम ताप के क्या होता है, समानुपाती होता है। एवोगैड्रो के अनुसार किसी विलयन की आयतन उसके मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। इन चारों को मिलाने के बाद ये समीकरण प्राप्त होती है, जिसको हम वाल्ट ऑफ समीकरण कहते हैं। अब इसमें क्या है, इसी वाल्ट ऑफ समीकरण को जो हमने प्राशन दाब के लिए निकाला है, प्राशन दाब के लिए हम निकालते हैं, तो उसकी क्या स्थिति होती, पाई v इजिकल टू एन आर टी। अब क्या, पाई इजिकल टू एन अपॉन वी इंटू आर टी, तो ये क्या है, सांद्रता के बराबर हो गया, एन अपॉन वी सांद्रता के बराबर हो गया। तो इस स्थिति में पाई इजिकल टू सी आर टी, ये इसका दूसरा समीकरण हो गया। ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। अब क्या है, एन क्या है, मोल संख्या, एन क्या है, मोल संख्या। तो इसको निकालने की क्या होगा, विलय की मात्रा अपूर्ण विलय का अनुपात। इस मान को इसमें रखेंगे तो पाई इक्वल टू W1 RT M1 इंटू वी, ये इसका तीसरा सूत्र है। इसे हम प्राशन दाब निकाल सकते हैं। अब विलय का अनुभार निकालना है तो W1 RT अपॉन पाई इंटू वी, ये चौथा सूत्र हो गया। इससे हम विलयन का प्राशन दाब निकाल सकते हैं। ये मोलर विलय का अनुभार निकालने के लिए, ये प्राशन दाब निकालने के लिए, ऐसे हम इसी सूत्र को बार बार परिवर्तित करते हैं। अब ये वाल्ट ऑफ समीकरण था किसके लिए, प्राशन दाब के लिए। अब क्या होता है, प्राशन दाब के आधार पर विलयन का वर्गीकरण होता है। प्राशन दाब के आधार पर विलयन का वर्गीकरण होता है। तो विलयन तीन प्रकार के, तीन प्रकार कौन से, समप्राशी, समप्राशी विलयन जिसको आइसोटोनिक भी बोलते हैं, आइसोटोनिक। दूसरा अलप्राशी और अतिप्राशी। अलप्राशी मीन्स हाइपोटोनिक, अतिप्राशी मीन्स हाइपरटोनिक। इसका अर्थ ही है। तो प्राशन दाब के लिए वाल्ट ऑफ समीकरण के बाद हम प्राशन दाब को तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं, समप्राशी, आइसोटोनिक, अलप्राशी, हाइपोटोनिक और अतिप्राशी, हाइपरटोनिक। जब किसी दो विलयन का प्राशन दाब बराबर होता है, किसी दो विलयन का प्राशन दाब क्या होता है, बराबर होता है, उसको हम समप्राशी विलयन कहते हैं। जैसे मानव जो शरीर होता है, जंतुओं का जो शरीर होता है, इसमें आरबीसी कोशिकाएं होती है और साथ में NaCl का विलयन होता है, लवण विलयन, लवण विलयन होता है। इन दोनों का आयतन 0.09 V/V होता है। शरीर के अंदर दोनों का आयतन इतने V/V आयतन होता है प्रतिशत में। तो यहां पर प्राशन की क्रिया नहीं होगी, यहां पर क्या है, प्राशन की क्रिया नहीं होती। तो क्या है, वे विलयन जिनका प्राशन दाब समान होता है उसको हम समप्राशी या आइसोटोनिक विलयन कहते हैं। ऐसे विलयन की सांद्रता, मोलरता और अणुओं की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। ऐसे विलयन की सांद्रता, मोलरता और अणुओं की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। कैसे, समप्राशी विलयन, समप्राशी विलयन का तात्पर्य क्या है, समप्राशी विलयन का तात्पर्य क्या है, समप्राशी ऐसे विलयन, हमारे पास दो विलयन है ए और बी, दोनों की सांद्रता सेम होगी, दोनों की सांद्रता, मोलों की संख्या भी बराबर होगी, N2 ये C2, तो ये दोनों बराबर है और उसमें आयनों की संख्या भी समान होती है। आयनों की संख्या भी क्या होती है, समान होती है। इसलिए इस प्रकार के विलयन को हम समप्राशी आइसोटोनिक कहते हैं। वे विलयन जिनका प्राशन दाब
समान होता है, ऐसे विलयन समप्रासरी आइसोटोनिक विलयन कहलाते हैं। लेकिन ऐसे विलयन की सांद्रता, मोलरता और अणु की संख्या ये सब समान होती है, उसको हम समप्रासरी कहते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर जो आरबीसी सेल्स हैं वो NaCl का लवणीय विलयन होता है। इन दोनों का आयतन इतने प्रतिशत V/V होता है। इस आयतन पर ये सभी समप्रासरी है, और जहां समप्रासरी विलयन होगा वहां क्या है, प्राशन की क्रिया नहीं होगी। समप्रासरी विलयन जहां होगा वहां प्राशन की क्रिया नहीं होगी। तो किस प्रकार से, जैसे मान लो कि हमारे पास ये ग्लूकोज है, ये NaCl है, ये CaCl2 है। अब इन सबकी मोलर सांद्रता 0.1 है, इनकी सांद्रता 0.1 है। लेकिन अब हम दूसरा विलयन लेते हैं BaCl2, इसकी भी मोलर सांद्रता 1 है। तो इसमें तो एक ही अणु है, एक ही मोल है। इसके अंदर NaCl के 2 बन जाएंगे, Na+Cl-, मतलब इसमें 2 आयन हो जाएंगे। इसमें कितना हो जाएगी, +2 और 2 Cl, इसमें 3 हो गए। इसके अंदर भी क्या है, Ba+2 2 Cl-, 3 हो गए। तो मतलब मोलों की संख्या बराबर है। तो ऐसे विलयन समप्रासरी होंगे। ऐसे विलयन समप्रासरी कहने का अर्थ है सांद्रता समान होगी, मोलरता समान होगी, तो उसमें मोलों की, आयनों की संख्या भी क्या होती है, बराबर रहेगी। ऐसे विलयन समप्रासरी होते हैं। दूसरा आता है अलप्रासरी। अपप्रासरी का मतलब वह विलयन जिसका प्राशन दाब दूसरे के सापेक्ष कम होता है। वह विलयन जिसका प्राशन दाब दूसरे विलयन के सापेक्ष कम होता है, तब उसको हम अलप्रासरी या हाइपोटोनिक कहते हैं। इसके बाद एक होता है अतिप्रासरी। वह विलयन जिसका प्राशन दाब दूसरे के सापेक्ष अधिक होता है, जिसका प्राशन दाब दूसरे के सापेक्ष क्या होता है, अधिक होता है, उसको हम अतिप्रासरी या हाइपरटोनिक कहते हैं। इससे विलयन के प्राशन दाब के आधार पर हम विलयन को 3 भागों में डिवाइड कर दिया, समप्रासरी, अतिप्रासरी और अलप्रासरी। तो ये स्थिति कब होती है, जब हम प्राशन दाब के आधार पर होती है। जो समप्रासरी विलयन होगा उसमें सांद्रता, मोलरता और आयनों की संख्या लगभग बराबर होगी, तभी वो समप्रासरी होंगे। अतिप्रासरी में क्या है, एक विलयन का प्राशन दाब दूसरे के सापेक्ष क्या होता है, अधिक हो जाता है। अलप्रासरी में क्या होगा, एक विलयन का प्राशन दाब दूसरे के सापेक्ष कम हो जाता है। तो अब चीज को हम उदाहरण के द्वारा कैसे समझे कि क्या प्रभाव पड़ता है, कि जैसे किन चीजों में क्या प्रभाव पड़ेगा, कि हम 3 विकर लेते हैं, ये 3 विकर है। इस 3 विकर में हमने NaCl का विलयन लिया है, लवण, ये लवण विलयन है। इसमें हम आरबीसी सेल्स डालते हैं, ये आरबीसी सेल्स, आरबीसी लाल रुधिर कोशिकाएं होती है। अब इसका जो आयतन है वो यही है, तो दोनों का आयतन बराबर हो गया, तो ये क्या हो गया, समप्रासरी हो गया। और समप्रासरी होने के कारण इसमें प्राशन नहीं होगा, मतलब यहां तो न जो विलायक के अणु बाहर जाएंगे न अंदर आएंगे, इसलिए इसको समप्रासरी कहते हैं। अब मान लो हमने जो आरबीसी सेल्स यहां रखा, आरबीसी सेल्स, अब इसकी सांद्रता क्या हो जाती है, 0.09 V/V। लवण की सांद्रता अधिक होती है, मतलब इससे अधिक कर देते हैं, से लवण की सांद्रता अधिक हो गई। तो अब इसका अर्थ क्या हुआ कि जो विलयन हमने लवण का लिया इसकी सांद्रता अधिक है, ये अधिक सांद्री विलयन है। जैसे हम कच्चे आम का अचार डालते हैं तो उसको हम लवण के जलीय विलयन में, अधिक लवण के सांद्र विलयन में उसको रखते हैं, तो उससे क्या होगा, बहिप्राशन होगा, बहिप्राशन से जल बाहर निकलेगा। तो वही स्थिति यहां पर है, जब इसकी सांद्रता अधिक हो गई, इसकी सांद्रता कम हो गई,
तो जल के अणु आरबीसी कोशिका से बाहर निकलेंगे, तो कोशिका क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी इस तरह से, ये आरबीसी सेल्स जो सिकुड़ जाएगी, ये प्रभाव पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, NaCl व्हीलिंग की सांद्रता 0.09 से कम सांद्रता पर ले आते हैं। तो जो आरबीसी सेल्स थी, ये आरबीसी सेल्स थी, इसमें पानी अंदर प्रवेश करेगा, इसकी सांद्रता कम हो गई, इसकी सांद्रता ज्यादा है, तो पानी अंदर प्रवेश करेगा तो कोशिका फूल जाएगी, यहां फैलाव होगा और इस कोचल होगा, संकुचित हो जाती है। तो जब भी हमें ये प्रश्न पूछा जाए, आरबीसी सेल्स को इस प्रकार के सांद्रता विलयन रखेंगे तो विलयन संप्राश्रय होने के कारण प्राशन की प्रक्रिया नहीं होगी। लेकिन इसके अंदर जब लवण विलयन की सांद्रता बढ़ जाएगी तो कोशिका से जल के अणु बहिःप्राशन से बाहर आएंगे, तो कोशिका सिकुड़ जाएगी, संकुचित हो जाएगी। इसके अंदर क्या है, जब हम बाहर की तरफ फैलते हैं तो इसमें क्या, लवण का सांद्र विलयन कम हो गया और कोशिका का सांद्र विलयन ज्यादा है, तो पानी अंदर की तरफ प्रवेश करेगा तो कोशिका फूल जाएगी। इस तरह से हम प्राशन दाब का जो मूल उदाहरण लेते हैं वो ये होती है कि आरबीसी सेल्स को इन तीनों प्रकार के विलयन में रखते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है, ये इसका मूल उदाहरण होता है जिसको हमें समझना होता है। इस तरह से हम प्राशन दाब को के आधार पर विलयन का वर्गीकरण करते हैं, तो तीनों में क्या उदाहरण देना होता है, ये इसका मूल उदाहरण होता है। अब नेक्स्ट क्या है, इसमें जो हमारे पास बहुलक होते हैं, बड़े अणु होते हैं, वृहद अणु होते हैं, जैसे प्रोटीन, स्टार्च, बहुलक, तो क्या है कि वृहद अणुओं का अणुभार निकालने के लिए हम प्राशन दाब विधि का प्रयोग करते हैं। मतलब अन्य अणुसंख्य गुण की तुलना में किसी विलयन में वृहद अणुओं का, बड़े अणुओं का अणुभार निकालना है, ज्ञात करने के लिए हम केवल प्राशन दाब की विधि का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि कमरे के ताप पर प्राशन दाब स्थिर रहेगा। एक इसमें आयतन का प्रयोग करते हैं, मोलरता का प्रयोग करते हैं, जबकि बाकी तीनों अणुसंख्य गुण में हम मोलरता का प्रयोग करते हैं। ठीक, बाकी तीनों अणुसंख्य गुण में किसका प्रयोग करते हैं, मोलरता का करते हैं। तो जब भी सवाल पूछा जाए कि वृहद अणु का अणुभार निकालने के लिए कौन से अणुसंख्य गुण का प्रयोग करते हैं, क्यों करते हैं, तो उसमें लिखना पड़ेगा कि वृहद अणु का अणुभार निकालने के लिए हम मुख्य रूप से प्राशन दाब विधि का प्रयोग करते हैं अन्य अणुसंख्य गुण की तुलना में, क्योंकि इसमें मोलरता का प्रयोग होता है और विलयन का आयतन प्रयोग होता है। इस कारण प्राशन दाब कमरे के ताप पर स्थिर मिलेगा, जबकि अन्य अणुसंख्य गुण में हम मोलरता का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, मोलरता का प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से उच्च ताप पर उनमें अपघटन हो जाता है। इसलिए जब भी हमें बड़े अणु, बहुलक, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, इन किसी का भी अणुभार निकालना पड़े तो हम प्राशन दाब विधि का प्रयोग करते हैं। अब इसका अगला पार्ट आता है प्रतिलोम प्राशन। प्रतिलोम प्राशन जो अपन आर टीवी पर ऐड आता है, टीवी पर विज्ञापन आते हैं, कैंट का आता है और उसका आता है, कई कंपनियों के आते हैं, आरओ होता है। आरओ मतलब इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस ये बोलते हैं। अब इसका रिवर्स, इसका उल्टा कर देते हैं, तब वो रिवर्स ऑस्मोसिस, प्रतिलोम प्राशन या व्यतिक्रम प्राशन। व्यतिक्रम प्राशन, इसका तात्पर्य क्या है कि हम क्या करते हैं, समुद्री जल लेते हैं या खारा पानी लेते हैं, ये विलयन हो गया, इसमें पानी अंदर प्रवेश करता है, जल ये अंदर जाएगा, इससे बाहर आता है। तो क्या ये एसपीएम है जो किसकी बनी होती है, नाइट्रोसेलुलोज और सेलुलोज
एसीटेट की अनपारगम्य झिल्ली का प्रयोग करते हैं। सेलुलोस एसीटेट या नाइट्रोसेलुलोस एसीटेट, जिसका प्राशन दाब सबसे अधिक होता है, सहन करने की क्षमता अधिक होती है, ये इसका प्राशन दाब है। तो जब हम किसी विलयन पर प्राशन दाब से अधिक दाब लगाएंगे, प्राशन दाब से अधिक दाब लगाएंगे तो क्या होगा, विलयन से विलायक के अणु, शुद्ध विलायक के अणु शुद्ध विलायक की ओर गमन करते हैं। जबकि हमने प्राशन की परिभाषा क्या पढ़ी थी, वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के अणु अनपारगम्य झिल्ली के द्वारा विलायक से विलयन की ओर गमन करते हैं, तब उसको प्राशन कहते हैं। अब प्रतिलोम प्राशन या व्युत्क्रम प्राशन का अर्थ क्या होगा, जब हम किसी विलयन पर प्राशन दाब से अधिक दाब लगाएंगे, प्राशन दाब से अधिक दाब लगाते हैं तो विलायक के अणु अनपारगम्य झिल्ली के द्वारा विलयन से विलायक की ओर गमन करते हैं। उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रतिलोम प्राशन या व्युत्क्रम प्राशन कहते हैं। इस प्रक्रिया में हम सेलुलोस एसीटेट या नाइट्रोसेलुलोस की अनपारगम्य झिल्ली का प्रयोग करते हैं। तो मोस्टली जो हम आरओ का पानी पीते हैं, आरओ प्लांट लगे होते हैं, साथ में हम घरों में भी आरओ की मशीन लगाते हैं, प्रतिलोम प्राशन कहलाता है वो। उससे हमारे पास क्या है कि जल को शुद्ध किया जाता है, समुद्री जल को। तो इस क्रिया को विलवणीकरण कहते हैं। समुद्री जल के विलवणीकरण कहते हैं। समुद्री जल से जो खराब पानी होता है, एक खारे पानी की झील होती है, उसमें पीने के पानी को परिवर्तित करने के लिए हम प्रतिलोम प्राशन के द्वारा उसको विलवणीकरण कहते हैं। ये इसका मुख्य उपयोग है। समुद्री जल को या खारे पानी को पीने योग्य बनाने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसको विलवणीकरण कहते हैं, और ये प्रतिलोम प्राशन में होता है। आजकल लगभग अधिकांश घरों में आरओ मशीन लगी होती है, कैंट की और किसी भी कंपनी की लगी होती है। तो उसमें ये सब प्रक्रिया किस कारण से होती है, इस कारण से होती है। तो इसको हम प्रतिलोम प्राशन कहते हैं। इससे हम 4 अनुसंख्यक गुण पढ़ते हैं। वासना में आपेक्षिक कवनावन, और दूसरा कवचनांक में उन्नयन, तीसरा हिमांक में अवनमन, और चौथा होता है प्राशन दाब। और प्राशन दाब के आधार पर विलयन का वर्गीकरण, कितने प्रकार का विलयन होता है वो वर्गीकृत करते हैं। फिर हम प्रतिलोम प्राशन पढ़ते हैं कि इसका उपयोग क्या है। तो प्रतिलोम प्राशन का उपयोग क्या है कि हम इसमें समुद्री जल को या खारे पानी को पीने योग्य बनाया जाता है इस तरह से। अब इन चारों अनुसंख्यक गुण के बाद इसमें क्या है, चारों अनुसंख्यक गुण के बाद हम इसमें इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स पढ़ते हैं। इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स पढ़ते हैं। तो ये कह रहा है हमारे पास एक तरफ यूरिया दे रखा है, यूरिया, और दूसरी तरफ एक कार्बनिक यौगिक है। ये दोनों समप्रासरी है। दोनों क्या है, समप्रासरी विलयन है, एक दूसरे के साथ समप्रासरी। ठीक है। इसका प्रतिशत द्रव्यमान 12% है और इसका 4% है। तो विलय का अणुभार निकालना है। विलय का मतलब M2, ये M1 है। यूरिया का अणुभार 60 दे रखा है, ये M2 है। इसका या ये कह सकते हो 12-4 कर सकते हो, ये 4% 12% कर सकते हो, संख्या को इंटरचेंज कर सकते हो। तो हमें कार्बनिक यौगिक B जो A दे रखा है उसका अणुभार निकालना है। तो हमारे पास सूत्र क्या था, पाई इक्वल टू W1 RT अपॉन M1 इंटू M इंटू V होता है। तो इसमें R, V और T ये कांस्टेंट है। तो इसमें पाई 1 जैसे यूरिया के लिए तो 12 इंटू RT बटे 100 प्रतिशत है 100 इंटू 60 इंटू V, मतलब 60 यूरिया का अणुभार है। पाई 2 4 इंटू RT अपॉन 100 इंटू M2 इंटू V। तो पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2, समप्रासरी है, दोनों बराबर होंगे। तो 12 RT अपॉन 100 गुणा 60 इंटू V, 4 RT 100 M2 इंटू V। तो V से V कैंसिल हो गया, RT से RT कैंसिल हो गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया। क्या शेष आ गया, 12/60 4/M2। तो M2 क्या आ जाएगा,
60 इंटू 4 बटे 12, तो क्या हो गया 4 तिया 12, 3 आ गया 20 तिया 60, 20 ग्राम पर मोल ऐसे आ जाएगा। अब उसको अपोजिट करोगे इस संख्या को तो इस प्रकार से आ जाएगा 4 इंटू RT 60 इजिकल टू 12 RT अपॉन 100 इंटू M2 इंटू V, ये होता है इंटू 100 से 100 कैंसिल, आयतन से आयतन ये कैंसिल हो गया, तो 4 बटे 60 12 बटे M2, तो M2 बराबर क्या हो गया 60 गुना 12 बटे 4 180। संख्या बदलते ही तो आंसर बदल गया। इससे से हम किसी भी विलियन के अंदर समप्रासी होता है उस स्थिति में हम इसको निकाल सकते हैं। ये इसको निकालने का तरीका होता है। तो इससे से हम जो अणुसंख्यक गुण पढ़े उन अणुसंख्यक गुण के आधार पर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। कल में सारे अणुसंख्यक गुण से संबंधित न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। ठीक है ना। कौन कौन प्रेजेंट है बोलो। अमीषा थी, अमीषा, अनामिका आ गई, अवंतिका आ गई, भावना आ गई, मोनिका आ गई, मुस्कान आ गई, निशा आई है क्या? निशा आई है? अरे निशा है क्या? आइए सर, आइए। पूजा, प्रीति, प्रीति, प्रिया, प्रिया नहीं आई है? आई है सर, आई है। रितु आ गई? यस सर। सरिता आ गई? सविता नहीं आई? आई है सर। सविता भी? हाँ। शीतल? यस सर। सुनीता और विनीता आई है? यस सर। हाँ, समझ में आ गया प्राशन दाब क्या है, कैसे उसको निकालते हैं, उससे संबंधित प्राशन दाब, विलियन का वर्गीकरण कितने प्रकार से करते हैं, तो वो सारी चीजें बताई थी। और वो भी उदाहरण दे दिए जो मुख्य रूप से परीक्षा में पूछे जाते हैं। आरबीसी सेल्स का और लवण के साथ उसका जो स्थिति होती है उसमें जो होता है वो प्रक्रिया इसमें दी जाती है। ठीक है।